आज हम करेंगे 12th क्लास मैथ के पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह। ठीक है, तो सबसे पहले इस आव्यूह के बारे में हम जानेंगे। आव्यूह के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी इसकी भूमिका, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उन सभी का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यानी गणित, ये आव्यूह होता है जो गणित की विभिन्न शाखाओं के में इसकी आव्यूह ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता होती है। आव्यूह गणित में सर्वाधिक साधनों में से एक है जिसका प्रयोग परमाणु, भौतिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि में वृहद रूप से किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन यानी इसका प्रयोग हमारे भौतिक में, परमाणु भौतिकी में, सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखें आव्यूह होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आव्यूह की परिभाषा है कि आव्यूह एम एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को हम एम इंटू एन के क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। यानी एम एन संख्याओं, एम इंटू एन संख्याओं का, एम और एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों, ठीक है, यानी जो पंक्ति हैं A11, A12, A13 और डैश डैश डैश, एम क्या है, एम पंक्तियों, यानी ये एन हो गया, स्तंभ हो गए, और ये A21, A22, A23 डैश 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 AN, ठीक है। इसी तरीके से A31 और डैश डैश करके यहाँ पे AM, ठीक है, और यहाँ AN, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये आव्यूह होता है, ये आयताकार में होता है हमारा, ठीक है, यानी m इंटू एन, एम और एन संख्याओं के एक निकाय को, जिसमें m तो हमारे पंक्ति हैं और n हमारे स्तंभ हैं, ठीक है, आयताकार सारणी में व्यवस्थित रूप से, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m इंटू एन की, ठीक है, यानी m पंक्ति गुणा n स्तंभ, m इंटू एन के क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, हमारे जो m और n संख्याओं के निकाय को m, इसको किताबी भाषा में पढ़ता हूं मैं कि m n संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m इंटू n कोटि का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसे दूसरी परिभाषा में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी आव्यूह संख्याओं या फलनों का, यहाँ पे हम संख्या भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो कुछ भी संख्या वो भी लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी जो आव्यूह है संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, यानी इसमें ये कंफर्म नहीं है कि पंक्ति और स्तंभ बराबर हो या हमारे पंक्ति ज्यादा स्तंभ बराबर हो, यानी आयताकार होगा। यदि एक पंक्ति यहाँ पे स्तंभ 4 है तो यहाँ तक स्तंभ 4 ही, यहाँ पे पंक्ति 4 है तो यहाँ तक पंक्ति 4 ही होंगे। यहाँ पे स्तंभ पहली में 3 है तो यहाँ तक भी स्तंभ 3 ही होंगे, यानी ये आयताकार होगा। ठीक है, तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को हम आव्यूह के अवयव कहते हैं। ये जो होते हैं इन्हें अवयव बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आव्यूह की परिभाषा। ठीक है, और आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी A यानी ABC अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता दूं एक आव्यूह कैसा होता है। A -2 4 3 और 5, यानी जो 1 और 2 ये स्तंभ है इसमें से,
ये कैसे हैं, स्तंभ। और जो ये और ये है, ये हमारी पंक्ति है, ठीक है। और जो 2, 4 और 3, 5 है, ये हमारे अवयव हैं। ओके, ये हो गई हमारी परिभाषा, ठीक है। यानी जो खड़े हुए हैं वो स्तंभ में, और आड़े हैं यानी गिरे हुए हैं लंबाई में चौड़ाई में, यानी लंबाई में ये तो स्तंभ हो गए और चौड़ाई में वो पंक्ति हो गई, ठीक है। ये होगी आव्यूह की परिभाषा। अब देखें आव्यूह के कोटि या क्रम। यदि आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो, ठीक है, तो उसे m इंटू n की कोटि या क्रम का आव्यूह कहते हैं। एक आव्यूह देखिए, a दिया गया है 4, 3, 2, 5, 6, 1। इसमें देखिए 3 पंक्ति है, तो पंक्ति क्या होती है, पंक्ति को हम m से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को हम n से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे n हो गई, तो यहाँ पे पंक्ति पहले आएगी और स्तंभ बाद में आएगा, m इंटू n। यानी हमारी पंक्ति है, पंक्ति दी गई है 1, 2 और 3, यानी 3 पंक्ति और 1 और 2 स्तंभ दिए गए हैं। यानी 2 इंटू 3 के m इंटू n को हम क्रम या कोटि कहते हैं। यानी 2 इंटू 3 को हम इस आव्यूह की कोटि है, यानी इस आव्यूह ए आव्यूह की 2 इंटू 3 कोटि है। तो इसके द्वारा रिपीट में कर देता हूँ परिभाषा। यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उसे m इंटू n के कोटि या क्रम का आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 के यानी 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ, यानी 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है, यानी ए है वो 3 इंटू 2 पंक्ति का आव्यूह है, ठीक है। ये होगी दूसरी परिभाषा। नेक्स्ट है आव्यूह के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में आव्यूह के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, ठीक है, और इनका विभिन्न प्रकार के आव्यूहों का अध्ययन किया गया है। यहाँ पे ऐसा है कि पिछले जो प्राइवेट मैथ थे उनमें ज़्यादा थे, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में कम कर दिए गए हैं। यानी एनसीईआरटी से पहले जो मैथ थे उनमें और एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल इनकी परिभाषा थी, लेकिन जो इस मैथ में है वो इसमें कम कर दी गई हैं, ठीक है। तो हम जो मैथ है इस मैथ में है हमारे एनसीईआरटी में, हम उनका ही केवल अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आव्यूह के प्रकार का सबसे पहला है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, ठीक है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसमें यह नहीं कह सकते कि इसमें कितनी पंक्ति होंगी, लेकिन पंक्ति कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ एक ही होगा। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 4, 3, 2, ये 3 इंटू 1 कोटि का आव्यूह, यानी इसमें पंक्ति तो 3 है लेकिन स्तंभ एक ही है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट दूसरा है ये स्तंभ आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ की कोई संख्या नहीं, एक पंक्ति हो केवल। तो ये देखिए ए इक्वल टू पंक्ति क्या है हमारी 3, 4, 5, यानी 1 इंटू 3 कोटि का आव्यूह, यानी केवल इसमें एक ही पंक्ति है। स्तंभ इस कंडीशन से आएंगे और पंक्ति इस कंडीशन से आएंगे, ठीक है। इसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, केवल एक पंक्ति हो तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी m इक्वल टू n हो, वो हमारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 4, 3, 2, 5, और एक और ले लें 3, 4, 6, 3, 5, 2, 1, 3, 5। ये हमारा 3 पंक्ति 3 आव्यूह का है, यानी 2 इंटू 2 का है, और ये 3 इंटू 3 का है, ठीक है। तो ये कैसा आव्यूह कहलाएगा, वर्ग आव्यूह, ओके। नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्णों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों,
विकर्ण अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण, यानी विकर्ण तो आप जानते होंगे 1 ले लीजिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है, ये विकर्ण अवयव कहलाता है। या हम 3 की जगह पे यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 भी कर सकते हैं, A=2, ये विकर्ण अवयव हो गया। और विकर्ण होता है हमेशा वर्ग में होता है, ठीक है, तो ये 3 × 3 का है। ये विकर्ण अवयव ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, वो विकर्ण अवयव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिशाव्युह। अधिशाव्युह ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान हो, अधिशाव्युह कहलाता है। यानी विकर्ण अवयव इसी कंडीशन का होगा अधिशाव्युह, इसमें विकर्ण बराबर एक जैसे ही होंगे, यानी 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी सभी बराबर हैं, तो ये कैसा है, अधिशाव्युह है। नेक्स्ट है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, तत्समक अवयव कहलाता है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। इस तत्समक अवयव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, इस चैप्टर में टोटल थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल के बेस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें सिर्फ केवल गुणा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग ही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये टोटल थ्योरेटिकल के ऊपर है कि हमें थ्योरेटिकल समझनी है कि अवयव कैसा है, कैसे गुणा करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव होता है I = 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, ठीक है। इसे हम 2 में भी 2 × 2 में भी लिख सकते हैं, यानी 2 × 2 की कोटि में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा तत्समक अवयव। नेक्स्ट है शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, ठीक है, यानी A= 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा शून्य अवयव, यानी इस अवयव की हमें बहुत जरूरत पड़ती है, तत्समक अवयव की। ये शून्य अवयव हो गया जिसके सभी अवयव शून्य हैं। नेक्स्ट है हमारा दो अवयवों में समानता। दो अवयवों में समानता, तो दो अवयव A तथा B समान होंगे यदि फर्स्ट इनमें दोनों अवयव एक ही क्रम के हों, यानी दोनों अवयवों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। यानी दो अवयव हमारे 3 4 2 3, और जब ये बराबर होंगे तो यानी इनकी पंक्तियों और स्तंभ के संख्या बराबर हो, ठीक है। एक तो तब बराबर होंगे, ठीक है, समान होंगे। दूसरे समान जब होंगे दोनों अवयव A एवं B के संगत तत्व बराबर हों, अर्थात AIJ, जो AIJ बने, I और J, यानी A11 लिखते थे, जो J ये I होती है, ये J होती है, यानी A12 लिखेंगे तो I1 हो जाएगी और J2 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी AIJ = BIJ, यानी इनके अवयव बराबर हों, यानी कि संगत तत्व बराबर हों, AIJ और BIJ बराबर हो, यानी A11 बराबर हो B11 के, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये समान अवयव कहलाएंगे। समानताएं इस तरीके से हम इनकी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है अवयवों का योग। अवयवों का योग यदि दो अवयव A तथा B एक क्रम के हों तो उनके योग अवयव यदि दो अवयव A तथा B एक क्रम के हों तो उनके योग का अवयव उनके संगत तत्वों के योग करने पर प्राप्त होता है, जिसे हम A+B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी A हमारी दी गई है 4 6 3 5 और B बराबर दी गई है हमारी 3 5 2 7, ठीक है।
तो इनके संगत तत्वों का योग, हमारा संगत तत्वों का योग हमारे आव्यूहों का योग कहलाएगा। तो संगत तत्व क्या है, 4 3 7, यानी हम दोनों जोड़ रहे हैं इनको, 6 और 5 11, 3 और 2 5, और 5 और 7 12, यानी ये हो जाएगा हमारा योग आव्यूह। आव्यूहों का योग, इस तरीके से हम आव्यूहों का योग करते हैं। नेक्स्ट है आव्यूहों का अंतर, यानी दो आव्यूहों का अंतर यानी घटाव। इसकी परिभाषा है, दो आव्यूह ए तथा बी एक क्रम के हों, इनके दोनों क्रम एक जैसे होने चाहिए, यानी इसमें यदि 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ में, तो इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ होने चाहिए। यदि इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इसमें भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ होने चाहिए। तभी हमारा जोड़ना और घटाना यानी अंतर और योग तभी संभव होगा जब इनकी कोटि बराबर होंगी, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। ठीक है। आव्यूह का अंतर, यदि दो आव्यूह ए तथा बी एक ही क्रम में हो तो उनका अंतर संगत तत्वों को घटाने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसी में ये तो हो गई ए प्लस बी। अब अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर को लिखते हैं हम ए माइनस बी। ठीक है, यानी घटाव, 4 में से 3 गए 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गए 1, और 5 में 7 गए, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस के 2, यानी 2 × 2। तभी संभव होगा जब इनकी कोटि यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, तभी इनका जोड़ और घटाव संभव होगा। नेक्स्ट है एक आव्यूह का अदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणन, यदि किसी अदिश के यानी किसी अदिश यानी अचर संख्या तथा आव्यूह एक के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं, जो के से ए के प्रत्येक अवयव को गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे बता दूं, 2 1 1 3 5 6, यानी 2 × 1 3 5 6, जो हमारी 2 है ये के माने के चलते हैं अचर है, और ये हमारा आव्यूह है, तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा, यानी 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 3 में करेंगे 6, 2 का 5 में 10, और 2 का 6 में 12, ये हो गया अदिश गुणन। ठीक है। नेक्स्ट है आव्यूहों का गुणनफल। यहाँ पे देखिए आव्यूहों का गुणनफल बताता हूं, यदि दो आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा, ये तभी करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझ लीजिए ये गुणा कब संभव होगा। गुणा तभी संभव होगा, यानी इसमें देखिए 3 4 2 5 6 3, ठीक है, और इसमें दिए गए हैं, ये तो हो गया हमारा ए, और बी = दिया गया है 4 6 3 5, ठीक है, और 4 3, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 2 में भी रख सकते हैं हम। यहाँ पे एक चीज मेन चीज ये देख के चलते हैं कि जो ए है इसके स्तंभों की संख्या, यानी ये 3 × 2 का है, यानी 3 × 2 का है, और ये 2 × 2 का आव्यूह है। ठीक है, यानी इसकी कोटि तो 3 × 2 है, इसकी 2 × 2 है। यदि इसके स्तंभों की संख्या यानी 6 और बी के पंक्तियों की संख्या बराबर है तो गुणा करना संभव है। भले ही पंक्तियों की, इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन इसमें स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी ए में n और बी में m बराबर होनी चाहिए, ये दोनों। ठीक है, तब हमारा गुणा संभव होगा। ठीक है, यानी हम गुणा इस तरीके से करते हैं, इन दोनों को, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, इस कंडीशन से गुणा करते हैं। ठीक है, ये हो गया आव्यूहों का गुणनफल। नेक्स्ट है, इनको हम क्वेश्चन करते समय करेंगे, इन्हें तब अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्त आव्यूह। किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदलने को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे A = दिया गया है 4 3 5 4 3 6, ठीक है। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। परिवर्त आव्यूह को ए डॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी पंक्ति है, इसे इन्हें स्तंभ में करते हैं, 2 पंक्ति हैं तो ये स्तंभ में हो गए, जो स्तंभ है उन्हें पंक्तियों में कर दो, ये हो गया इसका परिवर्त आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मित तथा विसम्मित आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में A = 1 हो तो सम्मित आव्यूह बनता है, और A
इक्वल टू माइनस ए हो तब हमारा विषम सम्मित आव्यूह बनता है। ठीक है, या देखिए जैसे कोई भी आव्यूह हम उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे यानी ए डॉट निकालेंगे, तो यदि वो ए के बराबर आए तो हमारा सम्मित आव्यूह बनता है, और यदि उसमें माइनस आ जाए तो उसमें हमारा विषम सम्मित आव्यूह बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्युत्क्रम आव्यूह। नेक्स्ट परिभाषा है व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह यदि किसी ए वर्ग आव्यूह से किसी अन्य बी वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी यदि किसी ए वर्ग आव्यूह से किसी अन्य बी वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम इस कंडीशन से इसे सॉल्व करते हैं कि हम जो सवाल दिया गया होता है वो ए से हम जो आगे वाली संख्या उसको हम आई लाना चाहते हैं और आई को हम किसी में भी अंदर में चेंज करते हैं। ठीक है, इनको परिवर्त यानी आव्यूहों का गुणनफल, सम्मित आव्यूह तथा विसम्मित आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह, इनको हम क्वेश्चन करते करते साथ में इसने देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इन्हें तभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि ये सभी चैप्टर 3 की परिभाषाएं, इनमें जो आव्यूह की भूमिका है वो हो गई, आव्यूह क्या होता है वो हो गया, और आव्यूह के कितने पार्ट हैं, इसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा भी हैं यानी आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर, ठीक है, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, सम्मित विसम्मित आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, आव्यूहों को गुणा कैसे करते हैं, आव्यूह को मतलब भाग कैसे देते हैं, आव्यूहों को जोड़ते कैसे, आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, ये सभी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पे इतने ही होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, इससे हमें जो आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, एक भी फॉर्मूला नहीं है इसमें, सिर्फ इनसे इन थ्योरेटिकल पे ही आधारित सभी क्वेश्चन है, इनसे हम जोड़ घटाव गुणा भाग हम निकालने पड़ेंगे। ठीक है।